जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिए हैं। उनके समर्थन में 48 वोट पड़े हैं और विरोध में कोई वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया था। इससे पहले वो सदन की बेल में खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। बता दें कि झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस एक दिन के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने वाले थे। विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक रांची वापस आ चुके थे जी आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का चेहरा भयानक और डरावना है, कोई इन्हें पहचान नहीं सकता। अगली बार आप लोग अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इन्हें करना धरना कुछ नहीं है, इन्हें लूट कर खाने की आदत है। फसल लगाएगा कोई और खाएंगे ये आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनना चाहते हैं। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। हमने किसानों की कर्ज माफी की कई जिलों में सुखाड़ है। हम किसानों के लिए जल्द एक बेहतर योजना लाने वाले हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात मिशन पर है। सोमवार को उन्होंने अहमदाबाद एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान राहुल बीजेपी पर जमकर हमला बोलते दिखे हैं। राहुल गांधी ने साबरमती रिवर फ्रंट से रैली करते हुए कहा है कि बीजेपी सरदार पटेल के मूल्यों की हत्या कर रही है। वो होती तो किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं आता। सरदार पटेल किसानों की आवाज थे। बीजेपी की तरफ से उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम किए गए हैं जिनके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने कहा, अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करेंगे। राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1000 रुपए की बजाय 500 रुपए करने, किसानों को मुफ्त बिजली और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। जी आपको बता दें कि बिहार के नवादा में 3 दशक से पानी में डूबी हुई एक मस्जिद मिली है। 30 साल पानी में रहने पर भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नवादा के रजौली प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर फुलवरिया डैम के पास चंदोली गांव के समीप 3 दशक से पानी में डूबी मस्जिद पूरी तरह से दिखने लगी है। इसके बाद मस्जिद देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है। मस्जिद देखने की खबर जब आसपास के गाँव में आग की तरह फैली तो खबर सुन विभिन्न इलाकों की मुस्लिम अपने परिवार वालों के साथ इस मस्जिद का दीदार करने डैम किनारे पहुंचने लगे हैं। बीते कुछ दिनों से ये मस्जिद चर्चा का विषय बनी हुई है। कई युवा हाथ में चप्पल लेकर कीचड़ में घुसकर मस्जिद का नजदीक से देखने की कोशिश भी करते हैं। जी आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंच चुकी है। दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया है। हसीना अपने भारतीय समक्ष नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 4 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंची। यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने भारत यात्रा से पहले दिए एक इंटरव्यू में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कहा है कि हमारे लिए ये एक बड़ा बोझ है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक से बड़ी खबर सामने आ रही। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अलग होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने सोमवार को दर्जनों पदाधिकारियों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ते हुए महेंद्र राजभर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी की मिशन से भटक गए हैं। वे किसी भी तरह से सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहते हैं। पार्टी की स्थापना समाज के उत्थान के लिए हुई थी, लेकिन अब वो अपने लक्ष्य से भटक गई है।
जी आपको बता दें कि दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक लीगल एडवाइजर का शव उनके दक्षिणी दिल्ली स्थित आवास में गुरुवार को लटका मिला था। सीबीआई के लोधी रोड कार्यालय में उप कानूनी सलाहकार के पद पर तैनात 48 वर्ष जितेंद्र कुमार S22 टाइप 4 हुडको प्लेस स्थित अपने घर में लटके पाए गए थे। कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के मूल निवासी थे। वहीं इस मामले में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दावा किया कि सीबीआई के एक अधिकारी ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर उन्हें झूठे आबकारी मामले में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पलटवार किया है। आजम खान ने कहा कि जो लोग आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, मेरे मरने के बाद मुझे भारत रत्न देंगे। सपा नेता ने कहा कि मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है। आपकी और हमारी सोच में चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल चाकू रोजी कमाने वालों के हाथ में था और चाकू अपने सत्ताधारी लोगों के हाथ में से दिया है, मतलब बस सब जानते हैं। आजम खान ने रामपुर को 72 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 72 करोड़ की सौगात मिली है, मेरी सरकार ने हर मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। जी आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले के स्थगित करने और गैर विविध दिन पर सुनवाई निर्धारित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को ठुकरा दिया। कर्नाटक हिजाब मामले में याचिकाकर्ताओं ने जब पगड़ी का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती है। जस्टिस हेमंत गुप्ता, पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है, मेरे दादा वकालत करते हुए इसे पहना करते थे, पगड़ी को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़िए। जी आपको बता दें कि विदेशों से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए। अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है तो उसे ये नियम मानने पड़ेंगे। नियम के मुताबिक विदेशी मेहमान को अपने गाड़ी का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, एक वैध बीमा पॉलिसी, एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये तमाम डॉक्यूमेंट से अपने साथ रखने होंगे। केंद्र सरकार ने इन नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने देश के सबसे बड़े कार चोर को पकड़ने का दावा किया। अनिल चौहान नाम के इस चोर पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां चुराने का आरोप है। चौहान के दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने असम से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चौहान के खिलाफ कार चोरी के अलावा हत्या, आमार से एक्ट और तस्करी के भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी चौहान 90 के दशक से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय और लगातार उस पर मामले दर्ज भी होते आए हैं। पुलिस के अनुसार अनिल पर 181 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। मानसून तरफ का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटी से और पूर्वी छोर गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी होते हुए पूर्वी दिशा की ओर उत्तरी बांग्लादेश और असम को पार करते हुए नागालैंड तक गुजर रहा है। इससे राज्य में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार में सोमवार को बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 सितंबर 2022 को राज्य के कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।